वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक है बेस्ट इन्वेस्टिंग आइडियाज फॉर 2025। सो डायरेक्टली वी विल डाइव इनटू द टॉपिक। और सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के थ्री लॉज के ऊपर। सो आप जरा आश्चर्यचकित हो चुके होंगे कि इन्वेस्टिंग आइडियाज में न्यूटन के लॉ कहाँ से आए। सो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूटन के तीन लॉ है मोशन के। सो जिसने भी साइंस पढ़ा है उनके लिए ये इजी जाएगा। सो क्या क्या लॉज है, तो पहला लॉ ये कहता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन द मोशन और बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट द रेस्ट। सो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कैसे ये लॉ लगता है, तो जो भी मोमेंटम में चालू है, जैसे करंटली स्मॉल मिड कैप्स मोमेंटम में चालू है, ऑटो सेक्टर मोमेंटम में चालू है, वो चालू रहेगा जब तक कुछ एक्सटर्नल निगेटिव ट्रिगर नहीं आता है तब तक। सो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे फाइनेंशियल मार्केट में भी चालू रहता है, एप्लीकेबल होता है। सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब कितना भागेगा कोई भी सेक्टर या फिर स्टॉक, उसके ऊपर कितना मास लगा, उसका मास कितना है। मतलब अगर छोटा स्टॉक है और उसके ऊपर फोर्स लगा है तो वो ज्यादा भागेगा, सिंपल लैंग्वेज में। सो जैसे डिफेंस स्टॉक्स बहुत ज्यादा भागे FY 22 23 में 24 में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा था, ऑर्डर बुक बहुत बड़ा था, गवर्नमेंट में ने फोर्स लगाया और बहुत ज्यादा भागे। HDFC डिफेंस फंड ने एक ही साल में 150% के रिटर्न्स दे दिए। सो ये भी लॉ एप्लीकेबल है हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इतने स्मॉल कैप्स भागे हैं तो शायद गिरेंगे भी उतने ही, मिड कैप्स भागे हैं, गिरेंगे भी उतने ही। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट लॉ है, इन द फर्स्ट लॉ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस द फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब निगेटिव ट्रिगर नहीं आता है तब तक स्मॉल मिड कैप में रैली चालू रहेगा। लेकिन यहीं पे थर्ड लॉ भी आपको ध्यान में रखना है, when two objects interact they apply forces each other to equal magnitude and opposite direction। so अगर कुछ निगेटिव ट्रिगर आता है और गिरना चालू हुए तो जितना ऊपर गए उतना ही नीचे आएंगे, उतने उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी से नीचे आएंगे स्मॉल मिड कैप्स। और जो भी डिफेंस या PSU वगैरह स्टॉक्स भागे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड लॉ है, इन द सेकेंड लॉ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो सेकेंड लॉ के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट जो अभी, पहले बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का मतलब कांग्रेस BJP का नहीं बात कर रहे, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में कैसे रैशनल व्यू से हमें देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जो भी गवर्नमेंट आएगी अभी, मतलब स्टेट इलेक्शंस में या 2029 में, या जो भी इलेक्शंस होंगे इंडिया में, लाड़की बहनाएं बढ़ती रहने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये 4 जून 2024 जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट है। सो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, सिंपल मैं बताता हूँ। बीजेपी का जो वोट शेयर था, टोटल वोट शेयर, बीजेपी एज अ पार्टी 36% का वोट शेयर था। लेकिन ये 36% में आप देखोगे तो रूरल इंडिया से उनका वोट शेयर कम हो गया। सेमी अर्बन में उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा था। ये आउट ऑफ दिस 36%, लेकिन उनको रियल डैमेज पड़ा है रूरल इंडिया में, जहां पे रीजनल पार्टीज ने उनको डैमेज किया। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने डैमेज किया बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में NCP ने उनको डैमेज किया बहुत ज्यादा, रूरल पार्टीज ने। सो जस्ट मैं मुंबई में रहता हूँ तो यहाँ की सिचुएशन में बताता हूँ। 6 महीने के बाद यहाँ पे इलेक्शंस थे विधानसभा के। सो जनरल इलेक्शंस में आउट ऑफ 48 सीट्स बीजेपी को सिर्फ 17 आए, बीजेपी अलायंस को। लेकिन 6 महीने में एग्जैक्ट टर्न अराउंड हुआ महाराष्ट्र में, विधानसभा में महाराष्ट्र में बीजेपी मतलब महायुति जो उनका अलायंस था उन्होंने स्वीप कर दिया। तो वोट चेंज देखिए, ये जो AE लिखा हुआ है ये वोट शेयर है जनरल इलेक्शंस का। वेरी रिच क्लास में महाविकास आघाड़ी 34%, लेकिन बीजेपी को 50%, रिच में 51%। सो
ये क्या हुआ है, आप सॉरी, ये जनरल इलेक्शंस का नहीं है, विधानसभा इलेक्शंस का है। तो आप देख सकते हो मिडिल इनकम क्लास, पुअर क्लास और वेरी पुअर में सबसे ज्यादा डैमेज खाया है अपोजिशन अलायंस ने, और बीजेपी को बहुत ज्यादा गेन हुआ है। आप क्लियर कट देख सकते हो, 7% इन मिडिल इनकम ग्रुप, पुअर इनकम ग्रुप में 5.80% और वेरी पुअर में 6 पॉइंट। ये क्यों हुआ? ये सिंपल एक ही रीजन के वजह से हुआ। वो ईवीएम वगैरह आप साइड में रख दीजिए, वो सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सो इकोनॉमिक्स का सिंपल ये था, जैसे ही जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आए, महाराष्ट्र जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो टाइम की, उन्होंने 1,500 रुपया 3 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में फॉर 6 मंथ्स टिल विधानसभा इलेक्शन ट्रांसफर किए। और आपने देखा लोअर इनकम स्ट्राटा में सडनली महायुति का वोट शेयर बढ़ गया। सो अभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैजिक वॉन्ड मिल चुका है। अगर इलेक्शन जीतना है, रूरल इंडिया में स्पेंड करो, पैसे बांटो, ऑटोमेटिकली आप इलेक्शन जीतते हो। हर एक स्टेट में ये देखा है, मध्य प्रदेश में भी जनरल इलेक्शन के पहले आपने देखा बीजेपी ने कैसा स्वीप कर दिया। सो मुद्दा मेरा क्या, कहने का मुद्दा क्या है? सो जब भी रूरल इंडिया में स्पेंडिंग होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 3 सेक्टर्स के ऊपर आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते, सॉरी, कौन से सेक्टर पे आता है, तो एफएमसीजी, कंजम्पशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। तो ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुश दिया है उसके ऊपर, क्योंकि उनको जीतना है इलेक्शन। सो अभी इनका गवर्नमेंट ने पूछ दिया है, वो सब ठीक है, लेकिन हमेशा आप ध्यान में रखिए, मार्केट में कभी भी आपको स्टोरी बाय नहीं करना है, वैल्यूएशन बाय करना है। मैंने आपको जो बताई वो स्टोरी थी, लेकिन रियलिटी में वैल्यूएशंस क्या बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी और कंजम्पशन को सपोर्ट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। ये लाइन का मतलब क्या है, सिंपल मैं बताता हूँ आपको। इन एग्जाम्पल के लिए है, ये है, इंडिगो के फ्लाइट्स फुल रहते हैं, ये एक स्टोरी है, लेकिन वैल्यूएशन आपके साथ में है क्या, कैसे देखोगे? तो अगर मुंबई दिल्ली फ्लाइट अगर 2,000 रुपया टिकट रहेगा, तो इंडिगो के फ्लाइट्स हमेशा फुल रहेंगे। लेकिन क्या इंडिगो प्रॉफिट बना पाएगा? आई डोंट थिंक सो। 2,000 रुपये से कोई एयरलाइन प्रॉफिट बना सकता है? सो हमेशा आपको वैल्यूएशन अंदर जाके देखने चाहिए। सो हम देखते हैं ये कैलेंडर ईयर के वैल्यूएशन। सो यहाँ पे आप 1 ईयर में देख सकते हो, सेंसेक्स निफ्टी ने 8% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स दिए हैं। मिड मिड कैप ने एक साल में, पूरे कैलेंडर ईयर में, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, तो 23% मिड कैप, स्मॉल कैप्स ने 23%, ऑटो सेक्टर 22, बैंकिंग सेक्टर 5%। सो वैल्यूएशन कंपेयर टू निफ्टी सेंसेक्स, कंपेयर टू मिड और स्मॉल कैप बहुत सस्ता है यहाँ पे। एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं ये कैलेंडर ईयर में, डिस्पाइट इतनी अच्छी बुल रन हुई है मिड और स्मॉल कैप में और सेंसेक्स निफ्टी में। सो इसका जो रूरल स्पेंडिंग है, इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है, बैंकिंग के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। इंफ्रा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी। आईटी ने अच्छा, मेटल्स ने इन लाइन विथ परफॉर्मेंस किया है निफ्टी से। मेटल, फार्मा ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू सेंसेक्स निफ्टी। रियलिटी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, पीएसयूज ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है कंपेयर टू सेंसेक्स निफ्टी। सो यहाँ पे आप तीनों न्यूटन के लॉ का स्टडी कीजिए, और कैसे आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है वो आप देख सकते हो। मेरा व्यूज क्या है इसके ऊपर? सो देर इज अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इन लार्ज कैप बायस म्यूचुअल फंड्स। तो और एक यहाँ पे मैं वैल्यूएशन आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट पी जो है ना मार्केट का, वो अराउंड 21.75 के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। एवरेज मतलब आप देखोगे लास्ट 3 4 5 साल का, 3 साल का एवरेज देखोगे तो अराउंड 23-24% के आसपास रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट का पोटेंशियल के हिसाब से उनको पीई मल्टीपल्स ज्यादा मिलने लगे हैं करंट, लास्ट 3 4 साल में। लेकिन अगर ट्रेडिशनली एवरेज वगैरह देखोगे, तो ऐसा माना जाता है कि 18 19 20 के आसपास ये इंडियन मार्केट का फेयर वैल्यूएशन होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो पे, तो उस पे तो ये एक्सपेंसिव है। लेकिन हम इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए। सो आगे के पीई मल्टीपल्स आप देखोगे तो FY 2026 के एस्टिमेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशो 9.27x है। और एक मैं इसमें आपको गिमिक बताता हूँ, ये नंबर्स जब एनालाइज करते टाइम, ये जो 21.7 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है,
ये अर्निंग्स सितंबर अर्निंग्स के हिसाब से है, और अभी जनवरी में अर्निंग्स आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो एडअप होगा। जैसे ही कुछ ना कुछ तो एडअप हो जाएगा अर्निंग्स में, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो और नीचे गिरेगा करंट लेवल के हिसाब से। सो ये नीचे गिरेगा तो ऑटोमेटिकली 26 का अर्निंग्स भी नीचे गिरेगा। सो कम करंटली आप देखोगे तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो फेयर वैल्यू के आसपास है। अगर 2-3 साल के हिसाब से देखोगे तो सस्ता है। सो लार्ज कैप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी इसका दूसरा व्यू भी है, स्मॉल और मिड कैप्स में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। सो क्योंकि लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मैंने वो नंबर्स में दिखा है, 23-24% के ये कैलेंडर ईयर में दिए हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ देखिए, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे गिरेगा वो शार्पली। सो जैसे ही कुछ ने एक्सटर्नल ट्रिगर आता है, आज आप समझ लीजिए लोग शायद स्मॉल और मिड कैप से लार्ज कैप पे आ सकते हैं जहां पे वैल्यूएशन फेयर है। सो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लार्ज कैप बायस बोल रहा हूं मैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में नहीं, लार्ज कैप बायस म्यूचुअल फंड्स में। मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड, सो हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि देखिए बिजनेस साइकिल भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप सितंबर क्वार्टर, अब अगर आप ट्रैक करते हो मार्केट अच्छा से, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे और अर्निंग्स नीचे गिरे थे। तो ये जो नीचे गिरे हुए अर्निंग्स है वो क्यों हुए थे? क्योंकि जो जनरल इलेक्शन था उसके बाद गवर्नमेंट ने स्पेंड करना ही बंद कर दिया। सो इकोनॉमी के तीन पार्ट्स होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक कॉरपोरेट्स होते हैं, और एक इंडिविजुअल्स होते हैं, आपको और मेरे जैसे। सो गवर्नमेंट ने स्पेंड नहीं किया, ऑटोमेटिकली अर्निंग्स नीचे आ गए। सो अभी गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी करता है तो इसका इफेक्ट आने के लिए 2-3 क्वार्टर जाएंगे। सो बिजनेस साइकिल नीचे रहेगा। सो ऑटोमेटिकली अर्निंग्स में उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा और मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट मतलब निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। सो मुझे, मेरा ये व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मार्केट कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, फिर भी व्यू लेना चाहिए। सो मैं व्यू ले रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में, मतलब टिल मार्च, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई बीट कर सकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और बहुत ज्यादा गिर सकता है क्या यहाँ से 10-15%, वो भी मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। लुकिंग एट लिक्विडिटी वगैरह सब, अभी कोई किसी ने सोचा नहीं है ऐसा कोई निगेटिव ट्रिगर आ सकता है तो मार्केट नीचे गिर ही सकता है। लेकिन करंट जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिखती नहीं है यहाँ से। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बुक बुक प्रॉफिट्स इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। मेरा एक फंडा है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है मार्केट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कम गिरो। जब भी मार्केट गिरता है तभी कम गिरो, और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखना चाहिए। अगर सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो आपको निगेटिव 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 दिख रहा है तो आपका मोटिवेशन ये मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं रहेगा। तो साइकोलॉजिकली एक्सपेक्टेशंस कम रखना ये बहुत अच्छी बात होती है। तो स्मॉल और मिड कैप्स में आपके जो बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स बने हैं, इसको थोड़ा आप मतलब इसके बारे में आप सोचिए। मैं कितना भी बोलूंगा और लोग सुनते नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब भी इसमें निगेटिव ट्रिगर आएगा आपको, आपका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो मोटिवेशन है वो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, ये मेरा कहना है। डिसीजन आपके ऊपर है। डोंट फॉरगेट असेट अलोकेशन। सो अभी क्या है मालूम है, लोगों ने लास्ट 3-4 साल में रिटर्न्स देखे हैं बहुत, तो किसी को भी ना डेट में इन्वेस्ट करना नहीं है। सबको, सब फंड मैनेजर बन गए, सबको इक्विटीज में जाना है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप में जाना है, स्टॉक पिकिंग करना है। लेकिन असेट अलोकेशन इज द की। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप 100% इक्विटी में रहते हो तो मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं। ऑफकोर्स मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते हैं लेकिन जिगजैग मिलते हैं। सो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक्चुअल डेटा है ये। फ्रॉम ईयर 2000 से लेके आज तक अगर आप 100% निफ्टी फंड्स में डालते, निफ्टी में डालते 100% आपके जो भी कैपिटल था, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 13% के रिटर्न्स मिलते। अगर आप निफ्टी 500 में 75%, 70%, 25% डेट में और 5% गोल्ड में रखते फ्रॉम द ईयर 2000, तो भी आपके रिटर्न्स 13% के होते। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया उसमें जिगजैग कम होता और आपके बने रहने का जो पॉसिबिलिटी है इतने मार्केट में, क्योंकि ये 25 साल में
.com बबल भी बर्स्ट हुआ। 2008 में निफ्टी 60% नीचे आया। 2008 टू 2014 मार्केट साइडवेज रहा ऑलमोस्ट 5 से 6 साल। कोविड का क्राइसिस आया। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए जहां पे मार्केट ने सबका पेशेंस टेस्ट किया, तो वो आप पेशेंटली रुक सकते हो अगर आपने सेकेंड ऑप्शन यूज किया तो। सो असेट एलोकेशन को मत भूलिए करंट ईयर में। P2P इन्वेस्टिंग ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन इमर्ज हो रहा है, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। ट्रस्ट मी, आरबीआई ने 16 अगस्त को बहुत अच्छे रेगुलेशंस इसमें लाए हैं। म्यूचुअल फंड से कम रिस्क में आप ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए इसके बारे में, और इसको इग्नोर मत कीजिए। बहुत अच्छे पैसे इसमें बना सकते हो। फाइनेंशियल कंजम्पशन एंड एफएमसीजी विल बी द स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। सो इसके ऊपर आप स्टडी कीजिए और आपके फाइनेंस जो भी इन्वेस्टिंग डिसीजंस है वो लीजिए, ऐसा मेरा कहना है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ये डिस्कस कीजिए। सब लोग अभी ढूंढने पे चले हैं ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, उसके बाद ईवी स्टॉक्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, नेवर बाय स्टोरी, वैल्यूएशंस बाय करी कीजिए हमेशा। सो वैल्यूएशंस ये 3 सेक्टर में बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन एंड एफएमसीजी। ये मेरा व्यू है। सो ये वीकेंड को, मतलब सैटरडे को 4 जनवरी को मेरा एक वेबिनार है फ्रीडम एट 45 नाम से, बिल्डिंग अ लाइफ यू डोंट नीड टू रिटायर फ्रॉम, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ 5 माइंडसेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ पैसिव इनकम सोर्स। हमें सबको पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना है। सो हम सोर्सेज ढूंढते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कुछ चीजें माइंडसेट बनाना जरूरी है। सो क्या माइंडसेट है उसके बारे में बात करूंगा। 3 प्रैक्टिकल थिंग्स टू फोकस ऑन बिफोर थिंकिंग अबाउट पैसिव इनकम। सो प्रैक्टिकल चीजें भी, हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें ऐसी 3 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इनसाइट्स अबाउट पोर्टफोलियो इनकम। सो ये मेरा वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कीजिए। एवरी वीकेंड मेरे वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स, वो ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे आइडियाज देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।